नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी का एक क्लास सीरीज़ आ रही है, उसमें हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं और 12वीं 13वीं क्लास है शायद। इसमें हम लोग अदर पोल्यूटेंट्स पढ़ेंगे। जो लास्ट क्लास में हमने अपना PYQ किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया है, उसमें यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। और जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी हम लोग जो है इस तरह के सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। और आपके कोई भी अगर सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये बता देता हूँ। इस टॉपिक में हम लोग पोल्यूटेंट्स के बारे में मेजरली जो है डिस्कस करेंगे। उसके साथ में एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे निर्धारित करती है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में वो आता है। और उसके साथ ही साथ हम लोग BS6 जो भारत स्टैंडर्ड है उसका जो 6वां वर्जन इस समय चल रहा है, और BS4 जो चलता था वो हम लोग के 2017 से स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसे प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली अभी बहुत ट्रेंड में है ये धूम कोहरे वाली बात। स्मॉग जो है वो बेसिकली 2 वर्ड से बना है, जो कि स्मोक और फॉग से मिल करके बना है। इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं स्मॉग, जिसका मतलब होता है धूम प्लस कोहरा, यानी कि धूम कोहरा। ठीक है, तो 2 टाइप का स्मॉग जो है बेसिकली फेमस है, या 2 टाइप को स्मॉग का क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है आपका लंदन टाइप स्मॉग और दूसरा है लॉस एंजलिस टाइप स्मॉग। नाम इसलिए दिया गया है, समझते हैं क्यों नाम दिया गया है। पर पहला है जो लंदन टाइप स्मॉग है, वो बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कोल के जलने से जो कोयला होता है हमारा, उसके ईंधन से उसके दहन से जो है उत्पन्न होता है, जिसमें CO2, SO2 और डस्ट यानी कि धूल के कण के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है निकलती है। ये जब लो टेम्परेचर पर फॉग से मिलता है तो H2SO4 का निर्माण करता है, यानी कि H2SO4 बनता है। और आपको पता है कि फिर उसके बाद अगर रेनफॉल होता है, बारिश होती है, तो हम लोग का H2SO4 से मिली हुई बारिश होगी, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसके साथ मिली हुई बारिश होगी, जिसे हम लोग अम्ल वर्षा का नाम देते हैं। या फिर और भी इसके बहुत सारे जो है डिसएडवांटेज हैं अगर वो आपके पर्यावरण में मतलब एटमॉस्फेयर में रहता है। दूसरा है आपका लॉस एंजलिस टाइप स्मॉग। यहाँ पर लिखा है लॉस एंजलिस टाइप स्मॉग। ये सिंपल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो अगर दिन के समय में ये बेसिकली रहता है, यानी कि सूरज की रोशनी के साथ ये क्रिया करता है। दूसरा वाला क्या था कि फॉगी कंडीशन में लो टेम्परेचर पर क्रिया कर रहा था, जब तापमान कम था। तो लॉस एंजलिस टाइप स्मॉग जो है उसमें नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड्स हैं, यानी कि NOx केवल, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, उसके साथ साथ वेपर कंपाउंड जो होते हैं, अगर ये सब कुछ धूप के उपस्थिति में क्रिया करता है तो एरोसॉल का निर्माण करता है। ये एरोसॉल फिर 2 भागों में डिवाइड होती है। पहला है ओजोन वाली एरोसॉल, जो कि हमारे क्षोभ मंडल में रहती है। सामान्यतः है तो ये अक्रिय है, परंतु जब ओजोन हमारे क्षोभ मंडल में रहती है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में रहती है, तो मैंने बताया था सामान्यतः है या अक्रिय होती है। लेकिन अगर ये आपके एरोसॉल के फॉर्म में रिएक्ट करती है तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाती है हमारे क्षोभ मंडल के लिए। दूसरा है पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनाता है, एरोसॉल का ही फॉर्म है ये भी। ठीक है, तो मैंने आपको 2 टाइप का बताया है। पहला बताया है कि LTS यानी कि लंदन टाइप स्मॉग, दूसरा बताया मैंने आपको लॉस एंजलिस टाइप स्मॉग। लंदन टाइप स्मॉग जो है बेसिकली लो टेम्परेचर में, यानी कि जाड़े के दिनों में ऐसा समझ सकते हैं, फॉगी कंडीशन जब होती है तो उसमें CO2, SO2 और धूल के कण तीनों मिलते हैं। ठीक है, स्मॉग के साथ H2SO4 का निर्माण करते हैं। और दूसरा जो लॉस एंजलिस टाइप है वो धूप के समय, यानी कि सनलाइट में रिएक्शन करता है। NOx हाइड्रोकार्बन्स और वेपर कंपाउंड सनलाइट की उपस्थिति में आपका क्या फॉर्म करते हैं, एरोसॉल फॉर्म करते हैं। ये हिंदी में भी एरोसॉल ही होता है। ठीक है, एरोसॉल फॉर्म करते हैं। और ये 2 टाइप की एरोसॉल होती है। पहली होती है ओजोन की उपस्थिति देती है एरोसॉल, और दूसरा होता है पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनाती है। अब एरोसॉल क्या होता है, एरोसॉल को एक बार विस्तार में समझ लेते हैं कि एरोसॉल क्या होता है। एरोसॉल सूक्ष्म कण होते हैं, धूल के टाइप के कण होते हैं, परंतु ये धूल के कण नहीं होते, क्योंकि धूल के कण प्रकाश की रोशनी में तो आंख से देखे जा सकते हैं, परंतु ये 1 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन होते हैं। माइक्रोन जो होती है वो यूनिट होती है 1 माइक्रोन = 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, तो इतने सूक्ष्म होते हैं। 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक की इसकी साइज़ होती है। कारखानों से निकलते हैं ये, विद्युत घरों से, इलेक्ट्रिक हाउसेस से निकलते हैं, या फिर वाहनों से जो हमारे तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर से निकलते हैं।
ये दोनों टाइप के होते हैं। एरोसॉल जो होते हैं उसमें ठोस के कण भी होते हैं, यानी कि दे आर सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, यानी कि वो लिक्विडस फॉर्म में भी होते हैं और वो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। अगर हम उसको मोटी तौर पर यानी कि फौरी तौर पर बात करें तो पता चलता है कि ये सस्पेंडेड टाइप के होते हैं, यानी कि एयर में ही जो ये सस्पेंड करते हैं, यानी कि झूलते रहते हैं। ठीक है, आपने एक शब्द सुना, एक तरह का ये कोलाइडी सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, जैसे एयर में मिक्स हो रहे हैं तो ठोस के रूप में भी है, द्रव के रूप में भी है। ठीक है, तो कोलाइडल भी बनाते हैं। सौर विकिरण देखिए ये करते क्या है, देखिए सबसे बड़ा जो प्रभाव है, इफेक्ट जो होता है, प्रभाव जो ये डालते हैं वो बताता हूँ। जो सन की रेडिएशन आती है, सोलर रेडिएशन जो आती है, उसका परावर्तन करते हैं। ठीक है, एरोसॉल क्या करता है कि ऐसा समझ लीजिए कि शीशे के छोटे छोटे टुकड़े, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर रहा। शीशे के छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो क्या होगा कि जितनी सन की रेडिएशन आएगी उसको परावर्तित कर दिया जाएगा उन टुकड़ों से। सेम वही काम एरोसॉल कर रहा है कि जब एयर में प्रेजेंट है तो लिक्विड और गैसियस दोनों फॉर्म में है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में है। तो जब सन की रेज उस पर आती है तो उसको क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। दे रिफ्लेक्ट द रेज ऑफ सन और रेडिएशन ऑफ द सन। उससे क्या होता है, पृथ्वी के एल्बिडो में वृद्धि होती है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर कंपैरेटिवली घटने लगता है। ठीक है, अब इस तरह से अर्थ का टेम्परेचर घटना मतलब प्रकृति के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, यानी कि उसके विकिरण को लौटा करके अर्थ का टेम्परेचर घटाना प्रकृति के लिए ठीक नहीं है। तो अल्बिडो क्या होता है, पहले ये समझते हैं। जितना भी रेडिएशन पृथ्वी पर आ रहा है, ठीक है, और जितना रेडिएशन पृथ्वी से परावर्तित कर दिया जा रहा है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे ही हम अल्बिडो नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने एक पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पर दे दिया है कि रेडिएशन फॉल ऑन द अर्थ सरफेस डिवाइडेड बाई रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। ठीक है, तो इसे अल्बिडो कहते हैं। तो यानी कि एरोसॉल का ये एक प्रभाव होता है जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है घटाने का काम करते हैं। अब आता है इंडोर पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स। जो चीज़ें महत्वपूर्ण है मैंने केवल उन्हीं चीज़ों को शामिल किया है। तो अगर आप जैसे आपको ये महसूस हो रहा हो कि कुछ पोर्शन सर आप लीव कर दे रहे हैं या फिर, तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। अगर वो मुझे लगेगा कि ज़रूरी है तो फिर मैं उसे बताऊँगा, नहीं तो फिर शॉर्ट में एक स्टोरी फॉर्म में मैं आपको उसे कवर करा दूँगा। इंडोर पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स क्या है। इंडोर पोल्यूशन यानी कि घर के अंदर हमारे कौन से पोल्यूशन, किस टाइप के पोल्यूशन पाए जाते हैं, और पोल्यूटेंट्स आते कहाँ से हैं। तो इसके बारे में समझते हैं कि जो भी अवैज्ञानिक यानी कि नॉन साइंटिफिक अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो अवैज्ञानिक रूप से शहरीकरण हो रहा है, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो चीज़ सेफ नहीं है उस तरह से जो शहरीकरण हो रहा है, उसके साथ साथ जितने भी अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन होते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जैसे ट्विन टावर जो गिराया ग्रेटर नोएडा में, जो अभी गिराया गया डेटोनेटर लगा करके, डेटोनेटर यानी कि बम वम लगा करके, ठीक है, तो उसे आप देखे होंगे कि उसके लिए काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी। जितने भी पेट्स थे, जितने भी घर थे, उन्हें कवर करने का आपको पहले ही सूचना दे दिया गया था कि सब लोग जो है अपने घर को पूरी तरह से ढक के या फिर खिड़कियां, दरवाजे इत्यादि बंद करके रखें, क्योंकि बहुत सारी डस्ट और बहुत सारी ऐसी हानिकारक चीज़ें, ठीक है, निकलेंगी जो कि आपके घर में एंट्री कर जाएंगी और फिर वो इंडोर पोल्यूटेंट जो है उस पोल्यूशन का काम करेंगी। इसी प्रकार से जब कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो बड़े शहरों में तो हमेशा से होता आया है, क्योंकि वो लोग जो है जो भी कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स हैं उसको पूरी तरह से फॉलो करते थे। छोटे शहरों में वो चीज़ें नहीं हो रही थी, पर अब देखने में आता है कि छोटे शहरों में भी वो चीज़ जो है पूरी तरह से फॉलो की जाती है। जैसे कि एक ग्रीन चादर लगा दी जाती है जब कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता है। आपने देखा होगा ग्रीन कलर के कपड़े से पूरा कंस्ट्रक्शन साइट ढके हुए, या फिर जब मेट्रो के वर्क चलते हैं तो आपने देखा होगा बिल्कुल कवर कर दिया जाता है वो एरिया, बड़ी बड़ी शीट्स लगा करके, जो आपकी टीन शेड वाली होती है उस तरह की शीट लगा के कवर कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की काम क्यों करते हैं, ये इसको बोलते हैं प्लान्ड कंस्ट्रक्शन, यानी कि वेल प्लानिंग के साथ ये सारी चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही है अंदर जो भी हो रहा है। उससे क्या है कि जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं वो कम से कम अगर 10 फीट तक आपने घेर दिया है तो पोल्यूटेंट्स जो है वो 10 फीट के ऊपर अगर उठते हैं तो ही जा करके एयर में मिलेंगे और फिर आसपास की जो घर होंगी, बस्तियाँ होंगी, वहाँ पर इंडोर पोल्यूशन का काम करेंगे, नहीं तो फिर वहीं पर वो रह जाएगा। उसके साथ साथ जो है पानी का छिड़काव, स्प्रे ऑफ वाटर भी करते हैं, ठीक है, टाइम टाइम पर। तो होता क्या है कि अगर अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन है, मतलब प्लानिंग के साथ नहीं किया जा रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि धूल हुआ, डस्ट हुआ, उसके साथ में एरोसॉल्स हुए। अगर गर्मी के दिनों में एरोसॉल्स पैदा हो रहे हैं तो एरोसॉल्स हुए, या फिर अगर पेंट के थ्रू लेड वेड हुआ तो
उस तरह की जो भी चीज़ें हुई, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स जो है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है घरों के अंदर। दूसरा फैक्टर क्या है कि घरों के अंदर अगर वेंटिलेशन आपका कम है, ठीक है, वेंटिलेशन क्या होता है, वेंटिलेशन में ये होता है, हमने जब हड़प्पा सभ्यता आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता होगा कि, तो हड़प्पा सभ्यता में हमने ये देखा था, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो देखा था कि ऐसे भी साक्ष्य मिलते हैं कि अगर एक डोर मिला है, ठीक है, तो उसके अपोजिट साइड में ऊपर, ठीक है, गर्म हवा निकलने के लिए वेंटिलेशन टाइप की स्थिति की गई है। यानी कि अगर नीचे से एंट्री है एयर की, ठीक है, तो ऊपर से आउटफ्लो या एग्जिट है एयर का, तो इसे कहते हैं वेंटिलेशन प्रॉपर होना। वेंटिलेशन का मतलब ये नहीं है कि केवल आपने 2 दरवाजे लगा दिए, अगर आपने ऊपर जो है रोशनदान नहीं दिया, जिसे हम लोग कहते हैं विंडो सिल नहीं दिए, तो आपका वेंटिलेशन यानी कि एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है कि गर्म गैसें या गर्म हवा छत की ओर ऊपर उठती है, यानी कि सामान्यतया ऊपर उठती है। तो अगर ऊपर आपकी कोई विंडो है या फिर एग्जॉस्ट लगा रखा है, तो वहाँ से हवा बाहर जाएगी और अपने आप जो है हवा नीचे के पोर्शन से ठंडी हवा, यानी कि जो भारी होती है, वो अंदर आएगी। तो ये जो सर्कुलेशन सिस्टम है यही वेंटिलेशन है। तो वेंटिलेशन जो है अगर कम होगा, ठीक है, तो उससे कंसंट्रेशन आपका बढ़ रहा है, वेंटिलेशन कम हो रहा है, तो इससे भी इंडोर पोल्यूशन जो है बढ़ेगा। उसके साथ साथ अगर आपने फोटोकॉपी मशीन लगा रखी है, ठीक है, किसी एरिया में, या फिर प्रिंटिंग फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन लगा रखी है, ठीक है, इसके अलावा अगर सिगरेट या इस तरह के कोई भी धुएं वाले काम होते हैं, चिमनी नहीं है प्रॉपर घर में, ठीक है, पहले के समय में जब गैस चूल्हा उज्ज्वला योजना वाला नहीं हुआ करता था, उसका तो आप शोर जान ही रहे हैं, ठीक है, तो एक कमेंट बॉक्स में आप एक आंसर करिए कि उज्ज्वला योजना कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कब स्टार्ट हुई थी, तो कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर करिएगा। तो इस तरह से जो है आपका इंडोर पोल्यूशन जो है वो बढ़ता है, ठीक है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपके भी दिमाग में आ रही होंगी कि जिससे पोल्यूशन हो सकता है, लाइक जो हमारे पेंट है, ठीक है, पेंट से भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है। जैसे इंडोर पेंट, जो प्लास्टिक पेंट आप कराते हो, उससे भी पोल्यूशन होता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज़ है रेडॉन। देखिए रेडॉन में इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेडॉन बता रहा हूँ। रेडॉन कब होता है? रेडॉन जो गैस है वो बेसिकली आपको पता होगा कि ये इनर्ट गैस होती है रेडॉन, ठीक है ना। तो जो इनर्ट गैसेस होती है रेडॉन उसी में आता है, ठीक है। आपने नाम सुन के रखा होगा, रेडॉन होता है, आर्गन होता है, जो कि आपके बल्ब में भरी जाती है, आर्गन इनर्ट गैस, ठीक है, जो पहले बल्ब आते थे उसमें भरी जाती थी, ठीक। तो ये क्या होती है कि ज़मीन में, यानी कि सॉइल्स में, हमारी मिट्टियों में से अपने आप जो है ये रिलीज़ होती है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में रिलीज़ होती है नेचुरली, यानी कि प्राकृतिक रूप से हमारी मिट्टियों में से रिलीज़ होती है। जिस भी जगह पर वेंटिलेशन कम होता है, जो मैं वेंटिलेशन का कंसेप्ट बता रहा था, कोई भी ऐसा घर है, कोई पुराना घर जहाँ पर गलती से आगे का पोर्शन से प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं आ रही है, या फिर बहुत रेलगाड़ी जैसा अगर घर हो गया है कि एक ही मेन डोर है और फिर अंदर तक कमरे पे कमरा चलते जाइए, जैसे हॉस्टल्स में बेसिकली होता है, या पुराने घरों में होता है, या जिनकी ज़मीन बहुत सक्रिय है, जैसे मान लीजिए कि सामने से 10 फीट ही चौड़ी ज़मीन है, तो जो सबसे पीछे का गहराई ज़्यादा है, उस स्थिति में वेंटिलेशन अगर कम हो जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रेडॉन अपने आप बढ़ जाता है। बेसिकली होता क्या है कि जो रेडॉन वहाँ पहुँच जाती है वो वहाँ पर एक तरह से स्टोर्ड हो जाती है और वहीं पर घूम के रह जाती है, वो बाहर नहीं वहाँ से एग्जिट हो पाती। तो इससे क्या होता है, रेडॉन से क्या होता है, अगर रेडॉन में बहुत दिन तक आप सांस लेते हैं तो लंग कैंसर का चांस जो है वो 2 गुना बढ़ जाता है। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर स्मोकिंग ज़्यादा हो रही है आसपास में, आप नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, तो अगर आप नहीं कर रहे हो, फिर भी अगर आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हो, एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, चलिए बता देता हूँ। पैसिव स्मोकिंग क्या होती है? पैसिव स्मोकिंग होती है अगर कोई आदमी, ठीक है, स्मोकिंग करता है, ठीक है, और आप उसके सगे दोस्त हो, आप स्मोकिंग नहीं करते हो और दुनिया को ये पता है कि आप स्मोकिंग नहीं करते हो। इसकी स्मोकिंग के टाइम अगर आप वहाँ खड़े रहते हो तो आपको इससे 400 गुना ज़्यादा, 400x टाइम, ठीक है, आपको ज़्यादा खतरा है रादर देन उसको, क्योंकि जब वो स्मोकिंग करता है तो उसकी सिगरेट में तो फिल्टर लगे होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो बता दे रहा हूँ, जो पीछे सिगरेट का वाइट पोर्शन होता है उसमें फिल्टर लगा होता है, ठीक है, और तो उसको जो भी उस तरह की हानिकारक गैसेस मिल रही हैं, जो भी धुएं का मिल रहा है या फिर निकोटीन की जो मात्रा मिल रही है वो फिल्टर्ड होके मिल रही है। बट चूंकि आप वहाँ पर खड़े हो तो अनहाइजेनिकली जो है आप पूरा इनहेल कर रहे हो, जो भी उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स चीज़ें छोड़ी जा रही हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है हानिकारक होता है 400 गुना। तो पैसिव स्मोकिंग अगर हो रहा है तो अस्थमा का जो है, यानी कि दमा जिसे बोलते हैं हिंदी में, दमा के मरीज बनने का चांस होता है।
दमा में होता क्या है, दमा में ये होता है कि जो एल्वियोलाई होती है, यानी कि आपका जो फेफड़ा है ऐसे समझिए, ठीक है, उसमें जितनी ऑक्सीजन कैपेसिटी लेने की होती है, मान लीजिए कि 200 सीसी ले सकता है, सपोज करिए, बस मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितना ले सकता है। अगर 200 सीसी 200 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर वो एयर ले सकता था जनरली, तो अस्थमा की स्थिति में वो केवल 150 या 140 ही ले सकता है, ठीक है। तो इस स्थिति को बोलते हैं दमा, यानी कि ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, आप खींच के सांस लोगे, नहीं सांस जाएगी तो आपको खांसी आएगी, ठीक है। दूसरा है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, परागकण। परागकण आपने देखा होगा, फूल को जब छुओगे तो पुंकेसर स्त्री केसर होता है, लेकिन जब उसको आप ऐसे हाथ से छुओगे, तो अगर सरसों का फूल छू रहे हो या कोई भी पीला फूल जिस कलर का भी छू रहे हो, तो हाथ में जो है येलो येलो कलर का जो है लग जाता है। तो ये क्या है, ये परागकण है। परागकण भी अगर हमारे स्पोर्स इनको बोलते हैं, अगर वो हमारे सांस में जाते हैं नाक के रास्ते, तो वो जाके फिर हमारे फेफड़ों में, दोनों लंग्स में फंगस स्टार्ट करते हैं, या फिर जिस तरह की भी फर्दर प्रोसेस वो करते हैं, उनके साथ बहुत सारे कीटाणु सूक्ष्मजीव चले जाते हैं, वो फिर अंदर जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो एलर्जिक सिचुएशन पैदा होती है, ठीक है, एलर्जी होती है। तीसरा है एयर फ्रेशनर। एयर फ्रेशनर जनरली हम लोग अपने घरों में, वॉशरूम में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर कार में तो लगभग 99% लोग जो है यूज़ करते हैं। ये काफ़ी कार्सियोजेनिक होता है। कार्सियोजेनिक मीन्स कैंसर कारक होता है, और इसमें फॉस्फेट ईस्टर्स पड़े होते हैं। तो फॉस्फेट ईस्टर्स से फॉस्फेट ईस्टर्स से जो है कैंसर होने की संभावना बढ़ती है, ठीक है। हालांकि ये अभी बहुत ज़्यादा तो इस तरह के केसेस नहीं देखे गए हैं, बट आफ्टर सम टाइम, जैसे मान लीजिए कि 50 साल ऑफ यूसेज, 50 साल यूज़ होने के बाद जिन लोगों ने 10 साल की अवस्था से ही कार में बैठना स्टार्ट किया और उनके पास एयर फ्रेशनर है, वो 50-60 तक जाते जाते उनमें ये रोग, इस तरह के कार्सियोजेंस जो है परिलक्षित होने लगते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कंट्रोल कैसे करेंगे एयर पोल्यूशन का। आपको पता है कि आसपास की एयर जो है अगर दूषित हो जाती है, अभी तक केवल बात चलती थी कि हमारा जल दूषित था, लेकिन भोजन दूषित हुआ, लेकिन अगर एयर ही दूषित हो जाए तो ऐसा कोई प्राणी नहीं बचेगा जिसको प्रॉब्लम ना हो। अभी आपने देखा कि कोविड-19 जो बीमारी आई थी, कोविड-19 बीमारी में मोस्ट ऑफ द पीपल, जो कि आपसे कहा जाता था कि 6 गज की दूरी रखिए, दूसरे की सांस आप तक ना आए, नाक ढक के रखिए, मुंह ढक के रखिए, तो अगर इसी टाइप का होगा कुछ एयर पोल्यूशन, अगर एयर पोल्यूट हो जाती है तो फिर उससे फर्दर क्या क्या बीमारियां होंगी, क्या क्या इन्फ्लुएंसेस होंगे उसके, उन सारी चीज़ों को देख करके कंट्रोल ऑन एयर पोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि बबलर मेथड एक मेथड होता है, इस नाम को नोट करिएगा, याद रखिएगा, बबलर मेथड। बबलर मेथड जो है SO2 की क्वांटिटी नापने का एक मेथड होता है। अगर कहीं मैच ऑफ द फॉलोइंग में आए तो ये नाम बहुत ज़रूरी है, आप याद रखिएगा। दूसरा है फ्लोराइड की प्रेजेंस देखने के लिए रिएक्शन ऑफ कलर्स देखते हैं, ठीक है। अगर फ्लोराइड प्रेजेंट है या नहीं, तो उससे क्या होता है कि कलर का रिएक्शन होगा अगर, ठीक है, तो आपका फ्लोराइड की प्रेजेंस मानते हैं। फ्लोराइड की कुछ मात्रा भी है जो कि डिसाइड की जाती है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नॉर्म्स दिए गए हैं, अभी आगे हम लोग चलेंगे तो उस बात को भी देखेंगे। उसके साथ साथ अगर एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल करना है तो ऑटोमोबाइल्स पे कंट्रोल करिए। पहले तो बबलर मेथड से देख लीजिए कि SO2 की क्वांटिटी कितनी है एटमॉस्फेयर में, उस हिसाब से SO2 पर प्रतिबंध लगाइए। SO2 कहाँ कहाँ से निकलती है, इन चीज़ों को देख करके और फिर प्रतिबंध लगाइए। जो नेचुरल है उसे तो हम नहीं रोक सकते, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन से अगर SO2 निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो उस पर हमारा कोई बस नहीं है, तो उसे हम नहीं रोक सकते। बट अगर हम अपने व्हीकल्स को कुछ कम कर सकते हैं, जो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं, जो जीवाश्म ईंधन है, अगर उनके दहन से SO2 निकल रही है तो उसे हम थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा कंट्रोल ऑन ऑटोमोबाइल्स, तो ये हो चुका। अब पढ़ते हैं भारत स्टेज। भारत स्टेज क्या है? तो भारत स्टेज है दोस्तों, भारत सरकार वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों के उत्सर्जन के मानक निर्धारित करती है। भारत सरकार को भी पता है कि जो हमारे व्हीकल्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा, तो ये जो मानक निर्धारित होता है ये पर्यावरण मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो होती है, उसके साथ साथ जो आपकी CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये दोनों जो है इन मानकों को निर्धारित होने के साथ साथ इसको समय से रेगुलेट भी करती रहती है। एक आता है आपका DPF टेक्नोलॉजी। DPF टेक्नोलॉजी तो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर जो है वाहनों में
अब लगे रहेंगे। इसकी विशेषता है कि अब जो भारत स्टेज के अंतर्गत में आते हैं उनके अंदर क्या लगे रहते हैं, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर लगे रहते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर। सेलेक्टिव रिडक्शन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। सेलेक्टिव रिडक्शन टेक्नोलॉजी यानी कि जिसको सेलेक्ट करके कम करना है उसे कम कर दिया जाए, यानी कि प्रदूषण को सेलेक्ट करके, जिस टाइप के प्रदूषण को सेलेक्ट करके कम करना है उन्हें कम कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये भी है कि PM 2.5 यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन वाले 80 से 90% कणों को रोका जा सके, ठीक है। तो भारत स्टेज के अंतर्गत में ये कुछ चीज़ें आती हैं। फिर से मैं एक बारी बता देता हूं कि भारत स्टेज जो है, भारत सरकार वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों के उत्सर्जन के मानक निर्धारित करती है। इसे ही भारत स्टेज BS कहा जाता है। यह तय कौन करता है, तो तय करता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। उसके साथ साथ केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फिर उसके बाद क्या है, अभी जो वर्तमान में मानक चल रहा है वो BS6 चल रहा है। जितने भी आपकी गाड़ियाँ आ रही हैं BS6 आ रही हैं, उसका एक सिंबल बनाया गया। आपको पता है कि हम लोग ऐसे पहचानते हैं कि जिस गाड़ी की जो है हेडलाइट जल रही होगी वो BS6 है। नेक्स्ट क्या है कि वाहनों में डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर यानी कि DPF टेक्नोलॉजी लगी होगी। उसके साथ साथ सेलेक्टिव रिडक्शन टेक्नोलॉजी होगी। PM 2.5 यानी कि पर्टिकुलेट मैटर के 2.5 वाले जो कण हैं उनको 80 से 90% तक जो है रिड्यूस किया जा सकेगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड का, जो कि ओजोन डिप्लीशन का भी एक बहुत मेजर कॉज करती है, उस पर भी जो है आपका नियंत्रण, उसके उत्सर्जन पर भी नियंत्रण होगा। 2 पहिया की सभी प्रकार की वाहन आ गई हैं। उसके साथ साथ हम लोग का जो बड़े गाड़ियां हैं उन पर भी BS6 अप्लाई हो चुका है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब पर। BS4 जो है वो आपका 2017 में आया था और BS6 जो है वो 2020 से लागू है। नेक्स्ट अगला आता है आपका राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं आए दिन न्यूज़पेपर्स में। एयर क्वालिटी इंडेक्स को समझते हैं क्या है। 2015 से अप्रैल 2015 में क्या हुआ कि जो हमारा देश है, ये विदेशों में पहले से लागू था, लेकिन जो हमारा देश है वहाँ पर जो बड़े शहर हैं, ठीक है, जो भी हमारे देश के बड़े बड़े शहर हैं उनको टारगेट किया गया और ये कहा गया कि हम लोग रियल टाइम के आधार पर, यानी कि वास्तविक समय में, आपने जैसे पूछा तुरंत, यानी कि रियल टाइम के आधार पर वायु की गुणवत्ता की निगरानी जो है करेंगे। और उस हेतु एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसको स्टार्ट किया गया। इन गुणवत्ता में कुल मिलाकर के 8 प्रदूषकों पर विशेष निगरानी की जाएगी। तो ये 8 प्रदूषक जो है वो कौन है, PM 10 है यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन वाले, और पर्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन वाले। यहाँ पर मैंने चीज़ें लिख कर रखी हैं, आप देखते रहिएगा। NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, NH3 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड। तो ये कुल मिलाकर के 8 पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर जो है निगरानी की जाएगी। उसके साथ साथ 6 क्वालिटी सीरीज आती है, यानी कि 6 गुणवत्ता श्रेणी आती हैं। फिर आता है NAMP। NAMP क्या है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राष्ट्रीय राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, जिसको नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। स्टार्ट हुआ था ये 35 मेट्रो सिटी और 35 अदर सिटीज़ को लेकर के। इसमें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि राज्य प्रदूषण कंट्रोल को जो भी कहते हो, ठीक है, बोर्ड, तो ये इनमें उसके साथ यूनियन टेरिटरीज और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से लागू किया गया। यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड होता है उसके माध्यम से स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और यूनियन टेरिटरीज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों के द्वारा जो है 35 मेट्रो सिटीज़ और 35 अदर सिटीज़ में लागू किया गया है। तो इसमें 2 तरह की कमेटी थी इसको बनाने में। एक थी आपकी पोल्यूशन कंट्रोल की कमेटी और दूसरा था नीरी, जो कि आपके नागपुर में स्थित है। वो इन दोनों की मतलब इन दोनों के मिले जुले इनिशिएशन से स्टार्ट हुआ ये। 4 पोल्यूटेंट पर ये मेनली फोकस करता है जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम है। उसमें पहला है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट आता है आपका SPM सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, और तीसरा है PM, चौथा है PM 10 पर्टिकुलेट मैटर ऑफ
10 माइक्रोन। तो इन चारों पर जो है ये बेसिकली केंद्रित है। अब आते हैं जो इससे पहले जो एक कुछ पहल की गई है वायु प्रदूषण के क्षेत्र में, उसमें वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 आता है। ये बताता है कि जैसे जैसे इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, औद्योगिकीकरण से हम लोग के वायु का प्रदूषण जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। 1987 में नॉइस पोल्यूशन को भी इस वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण कार्यक्रम में या अधिनियम में शामिल कर लिया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई, जिस CPCB के नाम से जानते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इसके साथ जो है ये अधिनियम आपका जितने भी एयर पोल्यूशन होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उसके साथ साथ नॉइस पोल्यूशन को भी अपने अंदर समाहित करता है और कंट्रोल करता है। अब देखते हैं कुछ जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण होता कैसे है? तो सबको पता है कि जब भी अनडिजायरेबल कंटेंट या कंटामिनेंट्स, अनुपयुक्त या अनडिजायरेबल, जिसकी इच्छा नहीं है और जो ना चाहते हुए भी सब्सटेंसेस यानी कि पदार्थ इस तरह जल में मिल जाते हैं, वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, यानी कि कार्बनिक हो या अकार्बनिक हो, कहीं कहीं पर रेडियो एक्टिव तत्व अगर मिल गए या बायोलॉजिकल यानी कि जैविक तत्व अगर पानी में मिलते हैं तो पानी को पलूट ही करते हैं, प्योर नहीं करते हैं। पानी का एक गुण होता है, पानी का गुण ये होता है कि वो ऑटो प्योरिफिकेशन करता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई छोटी सी पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड में आप उतरते हो तो आपको पता है कि नीचे की तलछट आपके पैर से लगेगी और पानी फिर पूरा जो है गंदा हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आओगे तो तलछट अपने आप बैठ जाएगी, ठीक है, और पानी बिल्कुल आपको फिर से साफ दिखाई देगा। इसके साथ साथ जैसे गंगा का जो वाटर है वहाँ उसमें कुछ विशेष बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, तो गंगा में भी जो गंगा के वाटर में जो है विशेष प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है, जिससे उसका जल बहुत समय तक आप रखे रहिए दूषित नहीं होता था, यानी कि पीला नहीं पड़ता था। तो ये उसके पानी की विशेषता थी। हालांकि अभी तो नमामि गंगे और बहुत सारे एक्शन प्लान्स चलाए जा रहे हैं, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान, और लेकिन उतना जो है साफ़ सफाई अभी भी गंगा की हो नहीं पाई है। जिस तरह से ऋषिकेश में गंगा तेज हैं और साफ़ हैं, वह उस तरह से जो है कानपुर और वहाँ पर जो है प्योर नहीं। डिजीज़ क्या क्या होती हैं इस तरह के पानी से? बात है आपकी जापान की। जापान में क्या हुआ कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो हाइड्रागेरम था यानी कि पारा था, वो धीरे धीरे आसपास के नदी, तालाब, इस तरह की चीज़ों में, तालाब, देन नदी, झील, इस तरह की चीज़ों में जो है घुल रहा था। एक लंबे समय बाद क्या हुआ कि पहले मछलियां जो है मरी हुई पाई गई, लेकिन चूंकि उन मछलियों का सेवन वहाँ के आसपास के लोग रहने वाले करते थे, जो वहाँ के एबोरिजिन्स थे, उन मछलियों के सेवन से धीरे धीरे लोगों में जो है मानसिक विकार उत्पन्न हुआ। किसी के साथ कोई मानसिक परेशानी है, भूल जाना है या फिर टिटनेस जैसी स्थिति है, धीरे धीरे उस जगह का नाम, तो ये जो है आगे मानसिक असंतुलन, अंग शून्यता यानी कि पैरालिसिस जैसी स्थिति हो जाती थी, मेंटली लोग डिस्टर्ब हो जाते थे, ठीक है, ब्लड प्रेशर हो गया, या हमेशा नहीं सॉरी तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बाद में पता चला कि मीनामाटा डिजीज़ उसको नाम दिया गया, और इस रोग से बहुत सारे लोग जो है ग्रस्त हुए। आप इसको गूगल करके एक बार देख लेना कि मीनामाटा डिजीज़ में लोग किस तरह से जो है मानसिक रूप से विकलांग होते थे या फिर अंग शून्यता होती थी। एक विशेष डिस्टॉर्टेड फेस आपको दिखाई देगा और बड़ी भयावह स्थिति थी वहाँ पर। फिर धीरे धीरे जो है कंपनीज़ पर इस तरह के रोक लगाई गई कि जो भी अपना सीवेज या फिर ड्रेनेज जो है डायरेक्टली बहा देते थे। फिर उसके ट्रीटमेंट की बात आई कि आप देखिए कि हाइड्रागेरम या पारा रिच चीज़ें जो है मत बहाई जाए। नेक्स्ट आता है जिंक से होने वाली बीमारियां। तो जिंक से ब्लड प्रेशर तो होता ही है, और साथ ही साथ अगर जिंक की कमी होती है, जिंक की अधिकता, दोनों से आपको क्या होगा, टायरसम होगा। अगर जिंक ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि जो हमारे इंसुलिन में पाया जाता है उसकी तरह से कम होता है, तो आपको पता है डायबिटीज़ भी होती है। कैडमियम से कौन सा रोग होता है? तो अगर जल में कैडमियम घुल जाता है, ठीक है, या भूमिगत जल में पाया जाता है, या फैक्ट्री या इस तरह के ट्रीटमेंट से कैडमियम निकलता है, कैडमियम, ठीक है, तो इससे होने वाली जो डिजीज़ है उसका नाम है इटाई, ठीक है, आप इसको पिटाई से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो हमारा जलीय पारितंत्र है उस पर क्या इफेक्ट होता है? तो वहाँ पे जो प्लांट होते हैं, वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, या फिर फिजिकल, केमिकल, जो भी आपकी बायोलॉजिकल चीज़ें हैं वहाँ पर, ठीक है, फ्लोरा फौना, उन पर एक बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट होता है पूरे के पूरे इकोसिस्टम पर, ठीक है, अगर इस तरह की चीज़ें होंगी। जैसे आपको पता है कि वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है।
अगर वेस्टेज या सीवेज जो है उसमें जा कर के मिलता है, डिसॉल्व होता है, तो वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है, यानी कि वो बहुत पोषक हो जाता है। ऐसे समझिए, मैंने कई बार आपको समझाया है कि अपने खेत के बगल में कोई छोटा सा पॉन्ड समझ लीजिए। आप जब खेत में फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसके बाद जब आप उसको सिंचाई करते हैं, तो फर्टिलाइज़र कहीं ना कहीं उस पानी के साथ, उस सिंचे हुए पानी के साथ बह करके आसपास के पॉन्ड में चला गया। उस आसपास के पॉन्ड में छोटी मछलियां हैं, ठीक है, क्रैब्स हैं, केकड़े हैं, ठीक है, प्रॉन है, झींगा है और खरपतवार है। होता क्या है कि जैसे ही वो फर्टिलाइजर्स वहां पहुंचते हैं, जिसमें पोटाश और आपके फॉस्फोरस की अधिकता है, वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों का काम करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एल्गी बढ़ जाते हैं, अन्य खरपतवार बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो पूरी तरह से ढक जाता है हरी झाड़ियों से, हरी पत्तों से, काई से। तो जो प्रकाश आता रहता है उस पानी के अंदर, ठीक है, वो प्रकाश अब पूरी तरह से नीचे नहीं आ पाता है। तो जितने भी आपके प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि उत्पादक हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं प्रकाश संश्लेषण से, वो सूरज का प्रकाश जब नहीं पा रहे हैं तो पूरी प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि भोजन नहीं बना पा रहे हैं। तो जब भोजन नहीं बना पा रहे हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो उससे दो चीज़ें हो रही हैं। पहला तो वो धीरे धीरे मर रहे हैं, और दूसरा ये हो रहा है कि जितनी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जितनी घुली हुई ऑक्सीजन की ज़रूरत है उन जीवों के लिए जो कि उस पानी के सिस्टम में, उस परितंत्र में रह रहे हैं, उन्हें नहीं मिल रही है, यानी कि वो भी धीरे धीरे मर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है पूरा परितंत्र जो है तबाह हो रहा है, ठीक। कंक्लूजन क्या है कि एक्वेटिक एनिमल लॉस्ट ड्यू टू दिस, यानी कि एक्वेटिक जो जलीय जंतु है वो मर रहे हैं। अब इसमें एक बहुत ही अच्छा टर्म आता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है? यूट्रोफिकेशन सुपोषण है, जो मैंने आपको समझाया कि नाइट्रोजन और फास्फोरस फर्टिलाइजर में पड़ा होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बह करके चला गया आपके आसपास की जगह में, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है लाइव स्टॉक के चीज़ें, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, ठीक है, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज या रेसिड्यूअल, ठीक है। ये प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश जब हो रही है तो ये सब बह करके कहाँ चले जा रहे हैं? आसपास के फ्रेश वाटर इंक्लूडिंग लेक्स में चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर एल्गल ब्लूम की घटना हो रही है। एल्गल ब्लूम मतलब जो आपका शैवाल है उसका प्रस्फुटन हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा वो बढ़ जा रहे हैं इकट्ठे, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल बहने लग रही है कि उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो जा रहे हैं, ठीक, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो इसी घटना को यूट्रोफिकेशन कहते हैं, जिसमें एल्गी बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। यूट्रोफिकेशन का दूसरा भी मैंने बता दिया है कि फर्टिलाइज़र हैं जो रन ऑफ होते हैं, यानी कि वहाँ से निकल के चले जाते हैं। मिट्टी की भी लीचिंग होती है, जिससे मिट्टी भी तबाह हो रही है आपकी, ठीक है। सनलाइट को ब्लॉक्ड कर दे रहा है, ये भी मैंने बताया कि सूर्य का प्रकाश उतना नहीं पहुंच पा रहा है और एल्गी बहुत ज़्यादा आ जा रही हैं। सन जो है, फिश जो है वो सफोकेट हो जा रही है, फिश जो है उसका दम घुट जा रहा है, ठीक है। एल्गी जो है वो भी मरने लग रही है। बीओडी क्या होता है? बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, यानी कि किसी भी बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन के लिए, ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा हूँ बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, किसी भी कार्बनिक पदार्थ के जैव रासायनिक अपघटन के लिए जितनी O2 आपकी प्रेजेंट होती है H2O में, ठीक है, उसे ही आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और ये वाटर पोल्यूशन के लिए, यानी कि अगर जल का प्रदूषण नापना है तो ये एक मेजर है, यानी कि ये इसकी सहायता से आपका नापा जा सकता है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है अगर 5 मिलीग्राम प्रति लीटर, 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अगर कम हो जाती है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं इसलिए याद रखिएगा डेटा, 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अगर कम हो जाता है तो उस वाटर को पोल्यूटेड वाटर कहते हैं, यानी कि वो ना पोर्टेबल है और ना रहने लायक है, यानी कि वो प्रदूषित वाटर है, ठीक है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आपको पता ही है कि घुली हुई जो मात्रा होती है पानी में उसे ही डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहेंगे। बीओडी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि बीओडी अगर बढ़ेगा तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन घटेगी और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर बढ़ेगी तो बीओडी घटेगा। बीओडी इज अ डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, जबकि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो दिखाती है कि कितनी मात्रा में है। तो इस तरह से ये रेसिप्रोकल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। बट चूंकि दोनों व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन आप कभी ये नहीं कह सकते कि डीओ यानी कि जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी मदद से हम लोग वाटर का पोल्यूशन नाप सकते हैं। अगर कहीं पर दे दिया कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज अ मेजर ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जल प्रदूषण का एक मानक है या मापन किया जा सकता है उसकी मदद से, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग बीओडी या सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों से ही केवल करते हैं, उसमें भी सीओडी से ज़्यादा करते हैं, जिसको बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये क्या है, ये रिक्वायर्ड O2 को बताता है कितनी O2 की आवश्यकता है ऑक्सीडेशन के लिए, किसी भी उसके लिए। उसमें क्या था, हम लोग क्या बता रहे थे, उसमें बायोकेमिकल डीकंपोजिशन की बात कर रहे थे। लगभग एक ही चीज़ है, बट आप वर्ड्स याद रखिएगा कि इसमें क्या कहता है कि आपका ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एप्रोप्रिएट मेजर है वाटर पोल्यूशन का, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसकी मदद से भी जो है वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण को मापा जा सकता है। दो टॉपिक और बचे हैं। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, तो जल के ग्राउंड के अंदर यानी कि भूमिगत जो वाटर पोल्यूशन होता है उस से लगभग 20 मिलियन पीपल यानी कि 2 करोड़ लोग लगभग प्रभावित होते हैं। सेप्टिक टैंक जो होती है हम लोग की, लैंड फिल होती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, पेट्रोल इत्यादि जो है अगर कहीं से रिसोर्स रहा है तो उससे हमारा ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट होता है। लेड की, आयरन की, आर्सेनिक की, फ्लोराइड की अनेक सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो जो मेन बीमारियां हैं, अशुद्धियां हैं जिसके कारण वो मैं बता देता हूँ। आर्सेनिक जो है वो डायरिया होता है उससे, यानी कि अतिसार होता है, ठीक है, पेट खराब हो जाता है। कैंसर की चांसेस होती हैं, शुगर होता है, हाइपर केराटोसिस होता है। हाइपर केराटोसिस क्या प्रोसेस होती है, हाइपर केराटोसिस जो हमारा एपिडर्मिस होता है, 2 होता है ना, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस अंदर की चमड़ी होती है हम लोग की किसी भी स्थान की त्वचा की, और एपिडर्मिस जो है ऊपर की चमड़ी होती है। तो जब ऊपर की चमड़ी किसी कारण से आर्सेनिक अशुद्धियों से मोटी हो जाए काफ़ी, ठीक है, उसमें सेंस नहीं रह जाएगा थोड़ा बहुत, तो उसे कहते हैं हाइपर केरोटिसिस। ब्लैक फुट होता है, ब्लैक फुट बहुत ही ख़राब बीमारी है जो कि पैरों में होता है, कुछ दानेदार स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर 8 साल के आसपास आप आर्सेनिक अशुद्धियों से जो है जल ग्रहण कर रहे हैं, आर्सेनिक से शुद्ध जल, तो आपको ब्लैक फुट होने के चांसेस होते हैं। इसका भी आप फोटो देखिएगा, हालांकि फ़ोटो जो है दिल दहला देने वाले हैं, तो कमज़ोर हृदय वाले ना देखें। नेक्स्ट कहता है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड जो है उससे फ्लोरोसिस होता है, दांतों में गड्ढे होते हैं। 19 स्टेट में 66 लाख लोग जो है फ्लोरोसिस से परेशान है। नाइट्रेट जो है चिल्ड्रन इन्फेंट जो होते हैं यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं या इन्फेंट जो होते हैं, मेथिमोग्लोबिन रक्त के साथ मिलता है यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है और मेथिमोग्लोबिन बनाता है। इस मेथिमोग्लोबिन से जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। जैसे बेसिकली इसमें होता ये है कि हृदय में जो हम लोग का हृदय होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो अगर उनमें नाइट्रेट की कुछ अशुद्धि किसी तरह से चली जाती है तो उनके हृदय में सुराख रह जाती है, ठीक है। अब जो BIS स्टैंडर्ड है यानी कि जो इंडिया निर्धारित करता है वो करता है 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, और 21 स्टेट में इससे भी लोग जो है प्रभावित है। क्वेश्चन आया था आपका यूपीपीसीएस 2021 में कि ब्लू बेबी सिंड्रोम में रक्त में क्या बनता है। ध्यान दीजिएगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम में रक्त में क्या बनता है, बट सब लोगों ने जो है मोस्टली लोगों ने लगा के आया था कि नाइट्रेट, बट चूंकि रक्त में बनने की बात की गई है तो मैं आपको अभी बताया हूं कि रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ ये क्या करता है, रिएक्ट करता है और बनाता है मेथिमोग्लोबिन। तो मेथाइनोमोग्लोबिन जो भी लिख के आता है, ठीक है, तो ये आपका निर्माण करता है। तो करेक्ट आंसर वो था इसका। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको लेक्चर में कुछ भी कमी लगती है कि सर आप कुछ चीज़ें और पढ़ाइए, कुछ चीज़ें हिंदी में लिखिए, कोशिश करता हूं कि मैं सारी चीज़ें हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में डिक्टेट करने की, इसीलिए मैं तेज़ बोलता हूं कि आप एक बार हिंदी में सुन लो, एक बार इंग्लिश में सुन लो, और लगातार मैं 40-45 मिनट बोलता ही रहता हूँ और कोई उसमें बीच में बकैती करने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो फिर भी अगर आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में किया करिए, ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ। हम आपको साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराते रहेंगे। और कोर्स जब कंप्लीट होगा, मतलब 30 to 35 लेक्चर्स जो भी लेक्चर्स आते हैं, जब वो कंप्लीट होंगे तो आप खुद पाओगे कि अगर आप इन्वायरमेंट में 0 से स्टार्ट किए होगे तो कम से कम आप 4.5 तक जो है पहुंच चुके हो। बाकी आपको खुद से रिवाइज करना है, अभ्यास करना है, उस चीज़ों को रिपीट करना है, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाता है सिर पर परत। तो सिर पर निशान पड़े ना पड़े, लेकिन कम से कम जो है अभ्यास से चीज़ें आपकी आगे बढ़नी चाहिए। अनेकों शुभकामनाओं के साथ अगर आप पेपर देने जा रहे हो यूपीपीसीएस मेंस का, तो अनेकों शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपको मेरे पढ़ाई में से, अगर आप लेक्चर देख रहे हो, वैसे तो देख नहीं रहे होगे क्योंकि मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। लेकिन जो भी बच्चे 2023 या 24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो 12th अभी क्लियर किए हैं, उनके लिए मेरे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 2 या 3 बार, जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं, या अगर एक ही बार आपको करना है तो नोट्स बना के उसको चीज़ों को रिवाइज करिए। और मैंने जैसा कि बताया है आपको
कि जो भी कमियां रह जाती हैं उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज देते रहिए, और जो आपको लगता है कि इस नोट्स में कमी रह गई है उसको समय समय पर इन्वॉल्व करते रहिए, इंक्लूड करते रहिए, नोट्स को ही इन्हांस करिए, और एक ही नोट्स को कोशिश करिए कि 5 बार 7 बार 10 बार पढ़ा जाए। नए नोट्स जो है मत बनाए जाए, नई बुक्स मत खरीदी जाए। एक प्रॉपर नोट्स रखिए, एक प्रॉपर बुक रखिए, उसी बुक में जितनी नई चीज़ें मिलती हैं उसको ऐड ऑन करते रहिए। ठीक है, यही सफलता का आपका रहस्य होगा। तो अनेकों शुभकामनाओं के साथ यहीं पर लेक्चर खत्म करते हैं। धन्यवाद।